हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका AMR टेक्निकल क्लासेस के IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज अपना लेक्चर नंबर है 23, जिसमें हम देखेंगे फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स। अब फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स हम करते किसको है? मोटर को। सीधी सी बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमने कल प्रैक्टिकल किया था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ में, हमने मोटर के कनेक्शन करना सीखा था, जो कि मैंने टर्मिनल आइडेंटिफाई करना सिखा दिया था। और उसके बाद में हमें मोटर को कंट्रोल करना होता है, जो कंट्रोल हम किसके साथ में करते हैं? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ में। अब जैसा कि मान के चलिए आपको स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट किए बिना, या तो आपको डेल्टा में चलाना होता है या स्टार में चलाना होता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की सहायता से अगर जो भी आप मोटर का यूज करोगे, तो उसमें आप एक कंडीशन में आप उसको चला सकते हो, या तो स्टार में कनेक्शन कर लीजिए या डेल्टा में कनेक्शन कर लीजिए। अब स्टार डेल्टा में अगर चलाना चाहोगे तो उसके लिए हम एक मैन्युअली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर भी होता है और एक हैंडल वाला जो स्टार्टर भी होता है। तो ऑटोमेटिक वाला भी हम देखेंगे, और मैनुअली जो आप कंट्रोल करते हो कि मतलब आप अपने हाथ से उसको ऑन ऑफ करने का काम करते हो, तो वो स्टार्टर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ओके, तो आपको बने रहना है अपने AMR टेक्निकल क्लासेस IT यूट्यूब चैनल के साथ, जो कि आप अगर इसको प्यार दोगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, हम जो 23 लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमने देखना है कि फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स। फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स किसको करना होता है? हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर को करना होता है, जिसको आप RYB सप्लाई से उसको चलाते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो DOL स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की मैंने पावर वायरिंग आपको अच्छे से बनवाई थी। अब जब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट के आपको अगर पावर वायरिंग अच्छे से बनाना आ गई होगी, तो आप आसानी से फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स कर पाओगे। अब फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स ये कॉन्टेक्टर वाला मैं करवा रहा हूँ, जो कि आपको कॉन्टेक्टर लेना होता है। 2 कॉन्टेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको फॉरवर्ड भी चलाना होता है और रिवर्स में भी चलाना होता है। तो फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हम देख लेंगे। जैसे मान के चलिए आपको एक तो स्टार्ट पुश बटन चाहिए, एक स्टॉप पुश बटन चाहिए, और 2 कॉन्टेक्टर चाहिए। नॉर्मली 2 एनवीसी वाले, कहने मतलब जिनमें 9 वोल्ट कॉइल लगी हुई होती है, वो आपको 2 कॉन्टेक्टर लेने होते हैं। तो 3 फेज सप्लाई चाहिए, और आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर की आवश्यकता पड़ती है। और बाकी सीरीज टेस्ट ले सकते हो, मल्टीमीटर ले सकते हो, जो भी आपके वो अदर उपकरण चाहिए वो आप ले सकते हो। बाकी जो हमें चाहिए वो हम ध्यान से देखिए कि फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स मतलब ऑफ करने के लिए आपको स्टॉप पुश बटन चाहिए, ऑन करने के लिए स्टार्ट पुश बटन चाहिए। अब स्टार्ट पुश बटन कितने चाहिए? क्योंकि आपको मोटर को फॉरवर्ड भी चलाना होता है, रिवर्स भी चलाना होता है। तो फॉरवर्ड चलाओगे तो फॉरवर्ड के लिए एक स्टार्ट पुश बटन चाहिए, और रिवर्स चलाने के लिए भी आपको एक स्टार्ट बटन चाहिए। तो क्या नाम है, 2 पुश बटन हो गए आपको स्टार्ट करने के लिए, और एक पुश बटन हो गया उसको स्टॉप करने के लिए। ओके, तो आप समझिए, क्योंकि आपको सबसे पहले मैं पावर वायरिंग सिखाऊंगा, और उसके बाद में आपको कंट्रोल वायरिंग सिखाऊंगा, क्योंकि कॉन्टेक्टरों को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। आप अपने इस वीडियो की सहायता से आप कंप्लीटली अपने आप से अगर थोड़ा समझने का प्रयास करोगे, तो आप आसानी से सीख पाओगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का हम जो पावर वायरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। हम उसी के साथ में ये साथ में करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर पता भी चल जाएगा कि आपने पावर वायरिंग अच्छे से याद भी की है कि नहीं की, या आपने उसको समझने का प्रयास किया, तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कौन सी वायरिंग करेंगे? पावर वायरिंग। ओके, पावर वायरिंग। पावर वायरिंग किसकी? फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स की। कंट्रोल वायरिंग हम उसको अलग से कर लेंगे, जिससे कि आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो बने रहे अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ में। ठीक है, अब देखिए, हम फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स करने वाले। तो फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स करने के लिए आपको पहले 3 फेज सप्लाई चाहिए होती है। जैसे कि मान के चलिए हमने 3 फेज सप्लाई ये ले ली। अब इसको हम L1, L2 और L3 आपको चाहिए होता है। ओके, अब आपको क्या करना है भाई, इन्हीं में से एक एक फेज आपको उठाना होता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक फेज यहां से उठा लिया, यहां तक लगा दिया। दूसरा फेज मेरे को उठाना है, और यहां से ये उठा लिया। एक तीसरा फेज हमने यहां से उठा लिया। अब इसको हम किसके साथ में कंट्रोल करते हैं? तो सबसे पहले आपको सेफ्टी देनी होती है। तो सेफ्टी किससे देते हो? एमसीबी से। तो यहाँ पे आपको क्या लगानी होती है? एमसीबी लगानी होती है। ये आपने एमसीबी लगा दी। थ्री फेज की एमसीबी है, 3 पोल वाली एमसीबी। ओके, तो आप इसको एमसीबी नाम दे सकते हो। ठीक है, ये आपके एमसीबी लगे। अब एमसीबी लगा देने के बाद में आपको किसमें भेजना होता है? ओवरलोड रिले में। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरलोड रिले हम लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? ओवरलोड रिले लगा देंगे। आपको ये क्रम ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसका सर्किट डायग्राम भी अगर एग्जाम में अगर अच्छे से बना के आ जाते हो ना, तो आप आसानी से पास हो सकते हो, अगर वहां पे प्रैक्टिकल में अगर कुछ गलत भी हो जाए तो। बाकी
इस सर्किट डायग्राम को अगर देखते हुए आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपका गलत होने का भी चांसेस नहीं रहेगा। ओके, तो ये हमने इसको कर लिया ऐसे, और ये ओवरलोड रिले हमने लगा दी। ओके, अब ओवरलोड रिले लगा दी। अब ओवरलोड रिले के बाद में आपका ये जो तीनों फेज है कहाँ पे जाएंगे, कॉन्टेक्टर में जाएंगे। ओके, ये ऐसे यहाँ पे कॉन्टेक्टर में जाएंगे। ये आपके कॉन्टेक्टर लग गए, जो कि क्या होते हैं, नॉर्मली ओपन होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉर्मली ओपन होते हैं। इसका संपर्क इसके साथ में कब होता है, जब आप एनवीसी नो वोल्ट कॉइल को ऑपरेट कर देते हो। ओके, ये नॉर्मली क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे हम इनको लगा के रखते हैं। इसको हम C1 कॉन्टेक्टर फर्स्ट नाम दे दिया। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है, मोटर के साथ में इसको लगा देना होता है। डायरेक्टली आपको किस में लगाना होता है, मोटर के साथ में इसको चलाना होता है। तो जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक मोटर बना देता हूँ। ओके, ये मोटर लग गई, और मोटर के ये R, Y और B, ये तीनों फेज आपने ऐसे लगा देने हैं। ठीक है, ये 3 फेज मोटर AC की, अरे AC की होती है ना 3 फेज। ओके, अब आपको क्या करना है भाई, C1 अगर कॉन्टेक्टर ये ऑपरेट होगा, भाई हमने ये जो मेन सर्किट डायग्राम, ये जो अभी तक हमने कंप्लीट किया है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ही दिख रहा है। जो मैंने कल करवाया था उसमें आपने देखा होगा कि ये जो पावर वायरिंग बनी थी ये आपकी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की ही बनी थी। ओके, तो अभी तक तो हमने जो देख रहे हैं ये क्या है, आपके डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की है। जो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि आपको इसको क्या करना था, फॉरवर्ड और रिवर्स करना होता है। ओके, तो ये जो अभी ये जो आप डायग्राम अगर इसको भी नोट करना चाहो तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लिख करके इसके पावर वायरिंग आप लिख सकते हो। और जो मैंने कल वाला वीडियो जो डाला था उसके अंदर जो कंट्रोल वायरिंग जो मैंने करवाई थी उसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। क्या मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का भी आप साथ में ऐसे बना सकते हो। ओके, ये कौन सी होगी, आपकी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की पावर वायरिंग। अगर आप वो भी सीखना चाहो तो वो भी देख लीजिए, एक बार आपको याद हो जाएगा। तो जैसे हमें L1 उठाना था और इसको आपको किस में देना था, एमसीबी में। ये एमसीबी में लगा दोगे, और इसके बाद में आपको किस में लगाना था, थर्मल ओवरलोड रिले में। और इसके बाद में आपको क्या करना था, एक स्टॉप पुश बटन। तो ये स्टॉप पुश बटन लग जाएगा, ये स्टॉप पुश बटन। और इसके बाद में आपको क्या करना होता है, मोटर को स्टार्ट करना होता है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको एक स्टार्ट पुश बटन चाहिए, स्टार्ट पुश बटन। ओके, ये ऑन करने के लिए, ठीक है, और ये ऑफ करने के लिए मोटर को। और उसके बाद में आपको क्या करना होता है, कॉन्टेक्टर के अंदर सीधा लगा देना होता है। तो ये हो गया आपका A1 A2। और ये जो दूसरा वाला फेज बचा वो है, आप यहाँ से L2 में से उठा करके इसके साथ में ऐसे लगा दोगे। ठीक है, और ये क्या है, आपकी एमसीबी है। ठीक है, ये थर्मल ओवरलोड रिले है। और एक्सिलरी आपको लगाना होता है इसी जो कॉन्टेक्टर है ना, ये C1। ओके, इसी कॉन्टेक्टर का एक्सिलरी यहाँ पे लगा हुआ होता है, जो कि क्या करता है, मोटर को ऑन रखने का काम करता है। ठीक है, ये C1 का एक्सिलरी बोल सकते हैं हम। तो ये तब बात हो गई आपकी किसकी, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की। ये कंप्लीटली आपका प्रोसेस था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। तो ये आपको क्या करना होता है, ये तो क्या है आपका सिंगल लाइन डायग्राम है। ओके, सिंगल लाइन डायग्राम हम इसको बोलते हैं, जो कि हम किसको कंट्रोल करते हैं, इन कॉन्टेक्टरों को कंट्रोल करते हैं। ये थर्मल ओवरलोड रिले एमसीबी ऐसे के ऐसे हम इनके साथ में कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि ये तो आपका पावर वायरिंग हो गई। तो पावर वायरिंग के साथ में आपको क्या करना होता है, उसको सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से, या इसका सिंगल लाइन एक कनेक्शन होता है, कहने का मतलब एक एमसीबी से हम तार उठाते हैं जो कि हम थर्मल ओवरलोड रिले में देते हैं, और उसके बाद में इसका आउटपुट आता है वो स्टॉप पुश बटन में देते हैं। स्टॉप पुश बटन के आउटपुट को हम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन चाहिए होता है, और उसके साथ में हम एक्सिलरी को समानांतर क्रम में लगा देते हैं। और कॉन्टेक्टर को हमें ऑन करना होता है, जो कि ये कॉन्टेक्टर है ना, इसके A1 और A2 दो टर्मिनल होते हैं, उनमें उनको हम कंट्रोल करने के लिए इतना सब कुछ करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसी के अंदर क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड और रिवर्स करेंगे। अभी जैसे मान के चलिए अभी मोटर कौन सी कंडीशन में चल रही है, फॉरवर्ड में चल रही है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स का सिंगल लाइन डायग्राम अलग से बनेगा। यह आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मैंने आपको रिवीजन के तौर पे आपको बता दिया। ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इसको मोटर को चलाने के लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए हम एक दूसरा वाला डायग्राम जो इसके साथ में बनता है वो हम बना लेते हैं। ओके, तो ये तो आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड में चल रही है मोटर। अब आपको क्या करना है, रिवर्स में चलाने के लिए आप क्या करते हो भाई, मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसको फॉरवर्ड को रिवर्स में करने के लिए, रिवर्स को फॉरवर्ड करने के लिए
अब उसकी घूर्णन दिशा चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, फेजों को चेंज कर देते हो। भाई एक फेज को आप चेंज कर देते हो, एक फेज की पोजीशन आपको क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, इन्हीं तारों में से भाई यहाँ तक सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है, ये C1 जब तक ऑन नहीं होगा तब तक मोटर के अंदर सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो जब जैसे मान के चलो फॉरवर्ड के अंदर आपने कनेक्शन किया और कनेक्शन करने के बाद में आपने इसको चला दिया, मैं फॉरवर्ड का स्विच दबाया और मोटर चल रही है फॉरवर्ड में। अब इसको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए आप ऑफ करोगे, ऑफ करने के बाद में इस दूसरे वाले कॉन्टेक्टर को ऑन करोगे। तो ऑन करने के लिए रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर को ऑन करना रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर लगा देते हैं। ये हमने क्या लगा दिया, एक और कॉन्टेक्टर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको दो कॉन्टेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ये आपने एक और कॉन्टेक्टर लगा दिया, तो इसको हम C2 नाम दे देते हैं, C2 कॉन्टेक्टर। ओके, आपको क्या करना है भाई, RYB, जैसे मान के चलो इसको RYB नाम दे रखा है, तो RYB इसका फेज कर्व सेम टू सेम यहाँ पे ले जाकर के लगा दीजिए। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ से इसको उठाया, ये फेज मैंने इसमें फर्स्ट में लगा दिया, इस सेकंड वाले को उठाया यहाँ से इसमें लगा दिया, और थर्ड वाले को उठाऊंगा और इसमें लगा दिया। ओके, अब आपको क्या करना है भाई, फेज का चेंज करना है। तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई के तार आपको चेंज कर देना है। जैसे मान के चलो आपने देखा भाई ये R आ रहा था, ये Y आ रहा था, और ये B आ रहा है। ओके, ये क्या आ रहा है आपका, B आ रहा है, ये B आ रहा था। अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ से आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए भाई ये फर्स्ट वाला तार इस फर्स्ट में जाना था, जो कि हम इसको क्या कर देते लास्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। अब ये सेकंड वाला तार सेकंड वाले में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें मोटर को रिवर्स करना है और इसका फेज कर्व आपको यहाँ से चेंज करते हुए लास्ट में ले जाकर के लगा देना है। ये लो, ये आपकी मोटर की घूर्णन दिशा चेंज हो जाएगी। अब चेंज कैसे हुई, देखो यहाँ पे तो कौन सा आ गया, मैं नीचे से हम देखेंगे तो देखो ऊपर से कौन सा आ रहा है, B आ रहा है, तो यहाँ पे आपने B को ले आए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा आ रहा है, सेम वायर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आपने उठाया, यहाँ से देखिए ये बीच वाले में आ रहा है, तो ये वाई आ गया। और यहाँ पे देखो ये वाला तार कौन सा लग गया, यहाँ पे R वाला लग गया। तो क्या हमने इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी भाई, पहले क्या था RYB था भाई, मोटर के अंदर RYB जा रहा था, यहाँ तक RY और B आ रहा था। ठीक है, तब तक मोटर ऐसे चल रही थी। अब आपने क्या किया, जब इस कॉन्टेक्टर को ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद में आपने इस कॉन्टेक्टर को ऑन करोगे, तो ऑन करने के बाद में आपने क्या कर दिया, इन्हीं मोटर के 3 तारों को ऐसे चेंज कर दिया। ओके, जो तार जहां पे लगना था उसकी पोजीशन आपने चेंज कर दी। चेंज कैसे की भाई, बी वाला, ये बी वाला बी में लगना था, जो कि आपने कहां पे लगा दिया, आर वाले के साथ में लगा दिया। वाई वाले को वाई में लगा दिया, और आर वाला यहाँ पे आना था और आर वाले को हमने यहाँ पे लगा दिया। इससे क्या हुआ, फेज कर्व इनका चेंज हो गया, तो मोटर की घूर्णन दिशा आसानी से चेंज हो जाएगी। तो ये तो था आपका पावर वायरिंग डायग्राम, जो कि क्या करेगा, ये फॉरवर्ड का है, तो ये कॉन्टेक्टर किसका रहेगा, रिवर्स का रहेगा। ओके, ये क्या बनता है आपका पावर वायरिंग डायग्राम। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जो बताया कि जब आप मोटर को स्टार्ट करते हो, ये क्या होते हैं आपके ओवरलोड रील है। ओके, आप जब मोटर को स्टार्ट करते हो तो पहला कॉन्टेक्टर ऑन होगा, तो पहला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ पे RYB जो आ रहा था, ये फेज कर्व नीचे तक जाएगा, मोटर के पास में RYB ही जाएगा। ओके, और आपने क्या किया, दूसरा वाला जो कॉन्टेक्टर ऑन करना था, जो RYB ऊपर से आ रहा था, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ से नीचे से आपने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। जब चेंज कर दिया तो इसका मतलब है कि मोटर की घूर्णन दिशा आराम से आसानी से चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्टर हमें C2 और C1 दोनों को अगर ऑन ऑफ करेंगे तो मोटर की घूर्णन दिशा आसानी से परिवर्तित होगी। अब हम इसका सिंगल लाइन डायग्राम भी देख लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, कॉन्टेक्टर C1 और C2 दोनों को कंट्रोल करना होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहीं से जब आपके कॉन्टेक्टर वाले अगर यहाँ पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको सिंगल लाइन डायग्राम और पावर वायरिंग दोनों को साथ साथ बनाना होता है। ये जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम के अंदर ये गलती ना करें। अगर थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट बन रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, थोड़ी मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा और स्लो करूं, क्योंकि देखो स्लो में करना नहीं चाहता, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है। ओके, तो पास में होने की वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वीडियो के साथ तो हम 2 वीडियो अपलोड कर दें, तो आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो डीओल स्टार्टर का भी मैंने कंप्लीट अभी ये मान के चलिए अभी कंप्लीट करवा दिया। ओके, बाकी कल वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया था, आपका रिवीजन हो गया, और इस फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स के साथ में आपको वो सब कुछ भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरा एक ही मेथड बनाया हुआ,
खुद से तैयार किया हुआ जो कि आपको एक अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि जो खुद से तैयार करता है सर्किट डायग्राम वो अच्छे से समझा भी पाता है। ओके, तो आप बने रहे। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना था ना, आपको L1 उठाना है। ओके, तो L1 यहाँ से उठा लिया तो हमें क्या करना होता है, एमसीबी को देना होता है। जैसे कि मैंने क्या दे दिया, यहाँ से एमसीबी को दे दिया। यही क्रम आपको याद कर लेना, 3-4 बार आप इसको रिपीट कर लीजिए सर्किट डायग्राम को। ओके, तो ये क्या लग गई आपकी एमसीबी। इसके बाद में आपने क्या लगा देना है, ओवरलोड रिले लगा देना है। इसके बाद में आपको क्या कर देना है, स्टॉप पुश बटन लगा देना है, स्टॉप पुश बटन। और इसके बाद में जो निकलेगा इसको 2 ब्रांचों में बांट देना है, क्योंकि आपको फॉरवर्ड भी करना है रिवर्स भी करना है। ओके, तो जैसे मान के चलिए मैंने इसको ऐसे 2 ब्रांचों में बांट दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, ये जैसे बांटा है आपने तो यहाँ से आपको उठाना है वायर और यहाँ तक लेके आना है। किस में लेके आ जाना है आपको, स्टार्ट वाले बटन में। ओके, जब आप मोटर को क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से जो इसका आउटपुट निकलेगा ये क्या होता है, देखो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। ओके, एनओ एनसी हम उसको नाम देते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, एनओ और एनसी। देखिए नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लगाएंगे इसके साथ में जिसका कनेक्शन करेंगे, इधर जो कॉन्टेक्टर लगेगा, कहने हमने जो C2 लगेगा ना, उस कॉन्टेक्टर के ऊपर हम एनओ एनसी लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, नॉर्मली क्लोज वाला। नॉर्मली क्लोज कहने का मतलब जब वो नॉर्मली बंद रहेगा तो ये वाला लगेगा। ओके, उसके ऊपर हम ऐसे एड ऑन ब्लॉक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम इनको, एड ऑन ब्लॉक, जो कि कॉन्टेक्टरों के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्टर के ऊपर हम लगाते हैं, के अंदर ऐसे फंसाने का होता है, उसके अंदर लॉक होता है, लॉक वाला सिस्टम होता है, उसको हम ऊपर ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, इधर वाले का यहाँ पे लग जाएगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, एनसी। ये नॉर्मली क्लोज होता है। एनसी किसका लगेगा, ये रिवर्स वाले का। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है वायर और सीधा कॉन्टेक्टर C1 के अंदर आपको दे देना है। ये क्या है, कॉन्टेक्टर C1, इसको नाम दे दीजिए A1 और ये A2। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, दूसरा वाला फेज देना है, जो कि आप यहाँ से उठा करके इसके साथ में ऐसे लगा सकते हो। लगा दिया आपने, तो ये L2 यहाँ पे लग गया। अब आपको क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे नॉर्मली आपको समझना है कि जब आपने एमसीबी को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद में यहाँ तक सप्लाई आ रही है, जो यहाँ तक आ रही है। अब जैसे आप इसको दबाओगे, दबाने के बाद में सप्लाई यहाँ से इस रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर के ऊपर जो एड ऑन ब्लॉक लगा रहेगा वहां से तार घूम करके यहाँ पे आएगा, इसके साथ में लग जाएगा। ओके, जो कि क्या करेगा, जब ये ऑन होगा तो वो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और जब वो ऑन होगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगी। इसको अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ये कॉन्टेक्टर को हम परमानेंटली ऑन रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली कॉन्टेक्टर लगाते हैं। ओके, जब आप इस स्विच को दबाओगे, जब तक आप दबा करके रखोगे तब तक सर्किट इसका कंप्लीट रहता है। ओके, अब जैसे आप इसको छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद में क्या होगा, सर्किट बंद हो जाएगा। भाई ये ओपन हो जाएगा ना, ओपन होने के बाद में इसके पास सप्लाई नहीं जाएगी। भाई L1 जो फेज हमें पहुंचाना है वो नहीं पहुंचेगा, तो वो कंटिन्यू पहुंचाने के लिए हम क्या कर देंगे, C1 कॉन्टेक्टर का जो नॉर्मली ओपन जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, 3 पॉइंट तो इसके साथ में लग जाते हैं, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, उन्हीं तारों को 2 तारों को लेना होता है और इसके समानांतर में लगा देना होता है, जो कि यहाँ पे मैं इस सिंबल की सहायता से दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ये लग गया। अब ये हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्टर C1 का कॉन्टेक्टर है, एक्सिलरी कॉन्टेक्टर हम इसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, एक्सिलरी कॉन्टेक्टर। किसका है, C1 का है। और ये क्या है, ये C2 का है। ये जो हमने लगाया ना, ये नॉर्मली क्लोज वाला जो इसका सर्किट कंप्लीट कर रहा है, ये एड ऑन ब्लॉक होता है। ये अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो मैं आपको दिखाता अच्छे से। बाकी कॉन्टेक्टरों के जो सर्किट डायग्राम होते हैं, इसके अंदर नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन जो एड ऑन ब्लॉक हम इनको बोलते हैं। अब एड ऑन ब्लॉक अगर गूगल पे आप सर्च करोगे तो उसकी इमेज देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ओके, ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, इसमें मोटर किसमें चलेगी, भाई रिवर्स का हमने यहाँ पे लगाया, तो ये जो फॉरवर्ड में चलेगी मोटर, क्योंकि हमने इसको ऑन करना सीखा है। ठीक है, इसका सर्किट हमने यहाँ से C1 वाला जो कॉन्टेक्टर था ना, ये C1, तो ये एनवीसी C1 की है। ओके, इसका सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इधर वाले की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने किसको चलाया, फॉरवर्ड में चला दिया। फॉरवर्ड में चलाने के बाद में आपको रिवर्स भी तो चलाना है, तो रिवर्स चलाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको थोड़ा इधर ले लीजिए, यहाँ से उठाना है वही क्रम, इसी का क्रम वहां पे लगाना है। ठीक है, ये स्टार्ट पुश बटन था, स्टार्ट या ऑन। अब यहाँ पे भी वही काम करना है आपको, वही क्या करना है, स्टार्ट पुश बटन लगाना है, स्टार्ट पुश बटन। ओके, पुश बटन।
और कौन सा वाला, रिवर्स वाला, ये फॉरवर्ड वाला था, मोटर को फॉरवर्ड में चलाया, ओके, और ये रिवर्स वाला। और इसके बाद में आपको क्या करना है, एक नॉर्मली क्लोज वाला होता है, नॉर्मली क्लोज, जब ये ऑन होगा तो ये नॉर्मली क्लोज इसके ऊपर लगा हुआ होता है, तो ये जब नॉर्मली एनसी था वो एन हो जाता है, और जो एन होता है वो एनसी हो जाता है, मतलब यही है, मैंने पिछले वीडियोज में बहुत अच्छे से समझा रखा है, ओके। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से हम उठाएंगे, और उठाने के बाद में हम किस में दे देंगे, कॉन्टेक्टर के C2 में, ये A1 और ये A2 लग गया, और इस दोनों को सप्लाई L2 प्रोवाइड करवानी थी, तो जो कि हम यहां से इसको दे देंगे, ओके। तो ये क्या आपकी कॉन्टेक्टर की C2 है, और ये किसका है भाई, जो आप काम कर रहे हो ना ये रिवर्स में होता है, क्या मतलब जब ये ऑन होगा, ये ऑन होगा तो इसका जो कॉन्टेक्टर है ये जब ऑन होगा तो ये एन हो जाएगा, क्या मतलब इसका सर्किट ओपन कर देगा, ओके। और यहाँ पे हम इसको परमानेंटली ऑन रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एनो होता है, एक्सिलरी कॉन्टेक्टर हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। सर्किट सेम बना हुआ है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये नॉर्मली क्लोज होगा, किसका होगा, फॉरवर्ड वाले का, ये C1 का, ठीक है, और ये फॉरवर्ड का, और ये रिवर्स का, ओके। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और बाकी आप इसको समझ लीजिए, ये C2 का एक जनरेटर, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, ओके। देखो हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, इसको MCB को ऑन करना है, जैसे आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद में थर्मल ओवरलोड रिले में जाएगी, इसको TOLR हम इसको बोलते हैं, ओके। अब यहाँ से सप्लाई स्टॉप पुश बटन में जाएगी, स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट रहेगा वो दोनों, स्टार्ट पुश बटन दो लेने हैं आपको, दो स्टार्ट पुश बटन के अंदर एक स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में देना है, और इधर वाले के भी इनपुट में देना है। अब जो इसका आउटपुट रहेगा वो आउटपुट वाला, जो दूसरा वाला जो कॉन्टेक्टर रहेगा ना, उसके ऊपर जो आप एड ऑन ब्लॉक लगाओगे उसके इनपुट में से देकर के इसका आउटपुट जो लेना है वो वायर यहाँ पे लगा देना, ओके। और इधर वाले में भी ऐसा ही करना है भाई, इस वाले का जो कनेक्शन करोगे ना भाई, इसका स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट में जो वायर आ रहा है, ये वायर ये इस कॉन्टेक्टर के जो ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगाओगे उसमें देना है, और उसका जो आउटपुट लेकर के यहाँ पे लेके जाना है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बाकी समझने के लिए बहुत अच्छा है, ओके। एक बार समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कॉन्टेक्टर के A1 A2 टर्मिनल पे आपको दे देना है, ओके। हमने ऐसा ही किया, और ये जो एक्सिलरी कॉन्टेक्टर है ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में मैंने अच्छे से समझाया, और इसमें भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और ये बाकी फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स का C2, ये C1 का था और ये C2 का है। जब ये ऑन होगा भाई, ये ऑन होगा भाई, नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या होता है भाई, जब ये कॉन्टेक्टर बंद रहेगा तो वो क्लोज रहेगा, सर्किट पूरा कंप्लीट करता रहेगा। जैसे ये ऑन होगा भाई, आपने रिवर्स वाले को ऑन कर दिया, मोटर को रिवर्स में चला दिया, रिवर्स में चलाने के बाद में आपने क्या किया, इसको ऑन हुआ, इसके अंदर मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो ये जब ये ऑन होगा तो बाकी कॉन्टेक्टर तो क्या हो जाएंगे, इसके ये ऑन हो जाएंगे, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लगा हुआ रहेगा, ये एन हो जाएगा। एनो का मतलब सर्किट ओपन कर देगा ऐसे, जब ये चलेगा तो ये सर्किट ऐसे ओपन कर देगा, और जब इसको चलाओगे तो ये सर्किट ओपन कर देगा, ये क्लोज हो जाएगा, ओके। तो ऐसा होता है, कोशिश कीजिएगा। मैंने नॉर्मली इसको समझाना क्या था भाई, जब ये ऑन होगा तो ये एनसी से एन हो जाएगा, और ये जब ऑन होगा तो ये एनसी हो रखा तो ये एन हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स में। जब आप क्या करोगे, इसको दबाओगे, दबाने के बाद में यहाँ पे इसकी सप्लाई यहाँ से होते हुए इसके पास जाएगी, तो ये ऑन होगा तो इसका सर्किट तोड़ देगा, तो जब मोटर यहाँ से इधर से चलती रहेगी, अब आप मोटर को चला रखे हो, आप बीच में अगर कोई दूसरा बंदा आकर के इस वाले को अगर ऑन भी कर देगा ना, तो भी मोटर को सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे आपने इसको दबाया, दबाने के बाद ये फेज यहाँ तक तो आ ही रहा था, यहाँ से फिर आगे जाएगा, आगे जाकर के इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन हो रखा है। जब तक ये बंद नहीं होता तब तक ये क्लोज नहीं होता है, ओके। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दो कॉन्टेक्टर आपको लेने होते हैं, दो स्टार्ट पुश बटन लेने होते हैं, एक्सिलरी कॉन्टेक्टर इन कॉन्टेक्टरों के साथ में लगे हुए होते हैं, और एड ऑन ब्लॉक आपको अलग से ले लेने होते हैं, जो कि एड ऑन ब्लॉक आपको लगाना होता है। स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, जब मोटर को आपको क्या करना होता है, जब फॉरवर्ड में आपको चलाना होता है तो आप फॉरवर्ड में इसको डायरेक्ट आप इसको चला सकते हो। जब मोटर फॉरवर्ड में चल रही है और इसको क्या करना है, रिवर्स में करना है, तो रिवर्स में करने के लिए आप क्या करोगे, स्टॉप करोगे, यहाँ से पावर सप्लाई इसको कट करोगे, जैसे इसको दबाओगे तो ये क्या करेगा, इसका सर्किट तोड़ देगा, सर्किट तोड़ेगा तो एनवीसी में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, जैसे बंद होगी तो मोटर अपने बंद हो जाएगी, और फिर बाद में आपको इधर वाले को ऑन कर लेना है। तो ऐसा काम आप आसानी से कर सकते हो, मोटर को आप
चाहे जितनी बार ऑन ऑफ कर सकते हो, चाहे जितनी बार फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी मैंने कोशिश अच्छे से की है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपका फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स था जो कि सर्किट डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये डायग्राम था। और अगर आपको यहाँ पे इंडिकेशन लैंप भी लगाने हो तो आप लगा सकते हो। इंडिकेशन लैंप यहाँ से इन दोनों के मध्य ऐसे लगा सकते हो, इंडिकेशन लैंप इन दोनों पे लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ से ऐसे आप लगा सकते हो चाहो तो। जो कि ये कौन सा रहेगा, ये रेड का मान लीजिए, ये येलो मान लीजिए, जो भी आप लैंप लगाओगे वो आप लगा सकते हो, ठीक है। ग्रीन, येलो, रेड जो भी आप इंडिकेशन करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी नॉर्मली आपका क्या था, फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स स्टार्टर था। स्टार्टर के अंदर आपको कॉन्टेक्टर लेने थे, कॉन्टेक्टर के बाद में आपको ये सर्किट डायग्राम ध्यान रखना होता है, और ये कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वायरिंग, इसको कंट्रोल वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग आप लिख लीजिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। और ये क्या होती है, पावर वायरिंग होती है। तो पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग दोनों को साथ में बनानी होती है, दोनों के साथ में कनेक्शन करने होते हैं, जो कि आपको समझाना जो होता है, इसको समझाना होता है, इसको समझने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो इसी के अंदर थोड़ा आपको फंसाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंचिंग जॉगिंग का देखेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट की जो पावर वायरिंग होती है वो सेम इसी वायरिंग पे डिपेंड होता है, जो कि इंचिंग जॉगिंग का भी होता है, रिमोट कंट्रोल वाला भी होता है। क्योंकि मेरे को ये सिंगल लाइन डायग्राम आपको सभी के करवा देना है, और पावर वायरिंग आपको ये ध्यान रखनी है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर वाले आपको ध्यान रखनी है। इंचिंग जॉगिंग उससे हो जाता है, रिमोट कंट्रोल वाला उससे हो जाता है, और डीओल वाला तो होता ही होता है, ठीक है। तो तीनों सर्किट डायग्राम में साथ में बनवा दूंगा, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने इस एएमआर टेक्निकल क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।